चैप्टर 8 देशी नामा, पेज नंबर 223। सो पहले तो इस वर्ड की मीनिंग समझ लेते हैं कि देशी नामा क्या होता है। देसी मीन्स लोकल लैंग्वेज या देसी लैंग्वेज में लिखा जाता है, एंड नामा मीन्स अकाउंट। अकाउंट को देसी लैंग्वेज में नामा कहते हैं। सपोज़ आप किसी से पूछो कि आपने अकाउंट कर लिया, तो आप देसी लैंग्वेज में पूछते थे कि आपका नामा हो गया। नामा हो गया मीन्स अकाउंट हो गया। सो देसी लैंग्वेज में होता था, तो इसका मतलब कि वर्ड्स भी देसी यूज़ होते थे, देसी वर्ड्स यूज़ होते थे, देसी डेट्स यूज़ होते थे। आज की डेट कौन सी है? चलो डेट को छोड़ो, ईयर बताओ। 2022। इंग्लिश ईयर हमारा 2022 है। हमारा देसी ईयर कौन सा चल रहा है? नहीं पता। 2078 चल रहा है। हमारे देसी ईयर की कैलकुलेशंस इंग्लिश कैलेंडर से पहले स्टार्ट हो गई थी। 2078 चल रहा है। अब मैं आपसे मंथ पूछूं कौन सा चल रहा है? देसी मंथ कौन सा चल रहा है? नहीं पता होगा। सो देसी नामा क्यों डिफ़िकल्ट लगता था कि आजकल की यंग जनरेशन को इंग्लिश मंथ, इंग्लिश डेट्स एंड इंग्लिश ईयर समझ में आ रहा है, और देसी नामा जो लिखा जाता था वो देसी डेट्स के साथ लिखा जाता था, जिसमें देसी मंथ्स होते हैं। ठीक है, देसी मंथ्स कौन से होते हैं? कार्तिक, फागुन, माह, जेठ, सब ऊपर नीचे बता रहे हो। ठीक है, हाँ इतना पता है, ये मंथ है, नेम है। स्टार्ट कब से होते हैं? अप्रैल से। कौन सा महीना होता है अप्रैल? चैत्र। यस, चैत्र। सिंधी कम्युनिटी में चेटी चंद मनाते हैं ना, वो चैत्र महीने का होता है। नाउ इस मंथ में डेट्स की अगर मैं बात बताऊं तो डेट्स में 1 to 15 एंड 1 to 15 ऐसे करके 2 स्लॉट्स होते थे। 30 डेट्स नहीं होते थे, 25 भी नहीं, 16 भी नहीं। 1 to 15 एंड देन अगेन 1 to 15, यानी एक महीने में 1 से 15 2 बार चलते थे। देसी लैंग्वेज में इसे कृष्ण पक्ष एंड शुक्ल पक्ष कहते थे। कृष्ण पक्ष एंड शुक्ल पक्ष। बट आप ये समझ लो कि 15 दिन जो चांद है, जो मून का साइज़ है, वो बढ़ता रहता है, फिर 15 दिन वो कम होता रहता है, घटता रहता है, और 15 दिन के बाद एक दिन ऐसा आता है जो अमावस हो जाती है, और फिर 15 दिन के बाद जब मून साइज़ बढ़ने लगता है तो उसे हम पूनम कहते हैं। ठीक है, डेट्स 1 to 15। तो 1 to 15 कैसे होते हैं? फर्स्ट डेट को एकम बोलते थे, देन बीज, तीज, चौथ, पाँचम, छठ, सातम, आठम, नवम, दसम, 11। अब आप किसी से पूछो ना, बोलते हैं 11 का व्रत है, ये 11 है। 11 होता है, 11th डे होता है वो कैलेंडर में। देन 12, 13, 14 एंड देन पूनम आ जाती है। सो ऐसे करके ये डेट्स होती थी, लोकल लैंग्वेज थी। एंड मंथ्स, अब तो मंथ्स पता होने चाहिए। सो अप्रैल में चैत्र महीना आता है। चैत्र, वैशाख, जेठ, आषाढ़, सावन, भादरवा, आसो, कार्तिक, नाहिरी, पोष, माघ एंड फागुन। ऐसे ये डेट्स होते, मंथ्स होते थे, 12 महीने। ठीक है, अब कैसे यूज़ होता था? रूल्स यही चलते थे, डेबिट क्रेडिट के रूल्स यही, लेकिन डेबिट को उधार बोलते थे और क्रेडिट को जमा। डेबिट को उधार एंड क्रेडिट को जमा। अब सपोज करो आज के लिए आपको पता होगा क्रेडिटर्स क्या होते हैं? जिनसे हमें पैसा लेना है। ठीक है, तो ये हम इंग्लिश लैंग्वेज में लिखते हैं, इंग्लिश में क्रेडिटर्स, और देसी लैंग्वेज में क्रेडिटर्स को लेनदार बोलते हैं। लेनदार, लेनदार, हिंदी में लेनदार बोलते हैं या लेनदार बोलते हैं, मीन्स जो हमसे पैसा मांगता है उसे लेनदार कहा जाता है। डेटर्स तो
हमें जिनसे पैसा लेना है वो हमारे डेटर्स हैं, उसको बोलते हैं देवादार। देवादार, ठीक है। मशीन्स, अब कुछ वर्ड्स ऐसे हैं, डेटर्स, डेटर्स को देवादार। नाउ मशीन्स, मशीन्स को हम आज बोलते हैं मशीन लेकर आए, देसी लैंग्वेज में बोलते हैं यंत्र। मशीन को यंत्र बोला जाता है। सो यंत्र, सो देसी वर्ड्स यूज़ होते थे और न्यू जनरेशन को देसी वर्ड्स कम समझ में आते थे। सो स्लोली इंग्लिश अकाउंटिंग सिस्टम, जो आप डबल एंट्री अकाउंटिंग सिस्टम सीख रहे हो, इसका यूज़ बढ़ता गया, इंक्रीज़ होता गया, असेंडिंग ऑर्डर होता गया, और ये कम होता गया, डिसेंडिंग होता गया, और आज ना के बराबर यूज़ होता है। कोई ऐसा होगा जिसकी एज 70-80 होगी कि देसी करता होगा। उस टाइम पर छोटे गांव में छोटे शॉप्स होते थे और ये देसी लैंग्वेज से ही स्टार्ट करते थे। सुबह की शुरुआत पहली एंट्री करने से पहले श्री गणेशाय नमः लिखा जाता था। श्री गणेशाय नमः, श्री गणेशाय नमः लिखकर एंट्री स्टार्ट करते थे। सो ये था। और अभी आपके कोर्स में इसमें से सिर्फ थियरी पोर्शन आएगा, प्रैक्टिकल पोर्शन नहीं है। सम्स दिए हुए हैं बट ये आपके नॉलेज के लिए दिए हुए हैं, सिर्फ प्रैक्टिकल पोर्शन इसमें से आपका हटा दिया गया है। या पेज नंबर 235 निकालिए, पेज नंबर 235, इसमें बीच में नोट दिया हुआ है, उस नोट को रीड कर रहा हूँ मैं। इन दिस चैप्टर ओनली कंसेप्चुअल इंफॉर्मेशन इज गिवन, एग्जाम्पल्स आर गिवन ओनली फॉर एक्सप्लेनेशन इन दिस चैप्टर वेयर एवर इट इज़ नेसेसरी। एग्जाम्पल सिर्फ आपको समझाने के लिए दिए गए हैं कि ये देसी नामा होता कैसे था। देयरफॉर नो प्रैक्टिकल क्वेश्चन शुड बी आस्क्ड फ्रॉम दिस चैप्टर। इसमें से कोई भी प्रैक्टिकल क्वेश्चन नहीं आएगा। हो सकता है कोई ऐसा टर्म एक्सप्लेन करने के लिए आ जाए आपके, ठीक है। सो विक्रम संवत जो ईयर होता था, अभी का जो ईयर है, उस टाइम पर ईयर को विक्रम संवत कहते थे। पेज नंबर 223 पर आ जाओ वापस, पेज नंबर 223, विक्रम संवत। विक्रम संवत के बाद नेक्स्ट लिखा हुआ है पेज फॉर पूजा। जब भी हम न्यू ईयर के बुक स्टार्ट करते हैं, आपको पता है दिवाली के दूसरे दिन न्यू ईयर होता है। दिवाली हमारा लास्ट डेट होता है और वो अमावस की रात होती है। दिवाली की रात जो होती है ना, अमावस होती है, इसलिए दीप जलाए जाते हैं। पूरे साल की सबसे काली रात होती है, इसलिए दीप जलाए जाते हैं। सो नेक्स्ट डे आपने सुना होगा, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि कल चौपड़ा पूजन है। चौपड़ा पूजन क्या होता है कि दिवाली के नेक्स्ट डे न्यू बुक स्टार्ट किए जाते हैं। हाँ बताओ। वो जो मतलब हमारे खाते होते हैं उनकी पूजा करते हैं। हाँ, उनकी पूजा, अकाउंट्स के जो बुक्स होते हैं उनकी पूजा की जाती है। दिवाली तक फाइनल अकाउंट बनाया जाता है, उसके बाद वो बैलेंस क्लोज किए जाते हैं, एंड देन नेक्स्ट डे न्यू अकाउंट स्टार्ट होते हैं, यानी बुक्स चेंज हो जाते हैं। समझो आपका जर्नल एंट्री का बुक है, तो दिवाली के दिन पुराना वाला छोड़ दोगे, नए वाले को स्टार्ट करोगे। सो सबसे पहले फर्स्ट पेज पर पूजा की जाती थी, इसलिए उसे कहते हैं चौपड़ा पूजन। फिर दिवाली के बाद गुजराती ट्रेडिशन में 5 दिन की छुट्टी होती है। होती है? गोवा घूमने के लिए नहीं होती है, ठीक है ना। वो 5 दिन की छुट्टी फाइनल अकाउंट बनाने के लिए होती है। अब आपका फाइनल अकाउंट का चैप्टर हो गया है। सो दिवाली पर एक तो फेस्टिवल होता था, सो सब फेस्टिवल एंजॉय करके नेक्स्ट डे से 5 दिन सब शॉप्स बंद रखते थे। प्रीवियस ईयर के सारे अकाउंट्स निकालते थे, फिर उनका क्लोजिंग किया जाता था, क्योंकि बैलेंस क्लोज करने के लिए समझो 500 कस्टमर हैं तो 500 कस्टमर का बैलेंस सीडी निकालना पड़ेगा, फिर बैलेंस सीडी करके उनका ट्रायल बैलेंस बनाना पड़ेगा, फिर ट्रायल बैलेंस के बाद ट्रेडिंग P&L बैलेंस शीट बनाएंगे। हो सकता है टैली हो जाए, ये भी हो सकता है टैली नहीं हो जाए। तो वो 5 दिन सब अकाउंट्स करते थे। अकाउंट्स में मिस्टेक ढूंढते थे कि क्यों हुई है मिस्टेक, लास्ट प्रीवियस ईयर में हमने कितना कमाया। और
जो एम्प्लॉय बॉसेस तो ये काम करते थे, जिसका बॉस होगा शॉप होगा वो ये काम करेगा। एम्प्लॉय क्या करेंगे, तो एम्प्लॉय स्टॉक काउंट करते थे कि हमारे बुक्स में स्टॉक दिखा रहा है कि 5 करोड़ का, रियल में है 5 करोड़ का, तो स्टॉक चेक करते थे। एंड इन बिटवीन कस्टमर्स के लिए तो एंट्री नहीं होती थी, सो कभी एक दूसरे के पास मिलने भी जाते थे। आज भी ये ट्रेडिशन है, दिवाली की छुट्टियों में एक दूसरे के पास मिलने जाते हैं। ठीक है, सो ये जो 5 दिन की छुट्टियां हैं फाइनल अकाउंट्स करने के लिए होती थी। आज उसका पूरा सिस्टम ही चेंज हो गया है। दिवाली के दिन तो ठीक है, दिवाली के रात 12 बजे के बाद जितने भी फ़्लाइट्स एंड ट्रेन होते हैं ना, सब पैक होते हैं, टिकट ही नहीं मिलती। ज़रूरी नहीं गोवा, हर कोई अपनी कैपेसिटी के हिसाब से बाहर चला जाता है। कुछ गोवा जाएंगे, कुछ माउंट जाएंगे, तो कुछ सिंगापुर भी चले जाएंगे, डिपेंड करता है। और उन्हें लगता है 5 दिन ऊपर वाले ने घूमने के लिए दिए। इन 5 दिनों में वो लोग नॉर्मल ईयर से ज़्यादा कमाते थे, क्योंकि सारे बुक्स चेक किए जाते थे कि बिल में कोई मिस्टेक तो नहीं है। बिलिंग में कई बार मिस्टेक हो जाती है, क्वांटिटी अमाउंट लिखने में मिस्टेक हो जाती है सबको। हाँ हाँ, यस यस, क्वांटिटी, रेट एंड अमाउंट। अब सपोज़ करो कि हमने कुछ ड्रेसेस बेचे हैं। अब ड्रेसेस में 100, पर ड्रेस रेट है 500, सो 100 इंटू 500 कितना होना चाहिए? 50,000। ठीक है, लेकिन जल्दी जल्दी में 5,000 लिख दिया, कस्टमर भी खुश हो गया, 5,000 देकर चला गया। लेकिन ये जो 5 दिन की छुट्टी होती थी, इसमें पूरे बुक्स चेक किए जाते थे, पूरे अकाउंट्स चेक किए जाते थे, और अगर ऐसी कोई मिस्टेक निकली तो सामने वाले को बताया जाता था। और दोनों बाउंड होते थे, सेलर भी एंड बायर भी। उसे बताएंगे कि हमने 100 ड्रेसेस दी थी, 500 रेट था, 50,000। लेकिन कोई है जो कैल्सी यूज़ नहीं करता है और बिना कैल्सी के रॉन्ग आंसर कंटिन्यूस देता रहता है, ऐसा अकाउंटेंट मिल गया है। सो वैसे तो दिखेगा फर्म कमा रही है, 400 रुपये में ड्रेस ली, 500 रुपये में बेच रहे हैं, बट वो 500 रुपये में नहीं 50 रुपये में बेच रहा है ड्रेस, 0 एक कम कर दिया। सो ऐसी मिस्टेक्स निकलती थी। ठीक है, और ऐसी मिस्टेक्स निकलने में ये 5 दिन में जो भी बिजनेसमैन थे, व्यापारी थे, जितना पैसा बचाते थे उतना पूरे साल में नहीं बचाते थे, क्योंकि मिस्टेक से पता चलता था ना हमने कहाँ गलती की है। हाँ, कुछ ऐसे होंगे कि जिनसे लेना होगा ना उनको बताएंगे देखिए मिस्टेक हुई है, लेकिन कोई भूल से ज़्यादा दे गया होगा ना उसको नहीं बताएंगे, वो सोचेंगे उसको ढूंढने दे मिस्टेक। और अगर वो मिस्टेक ढूंढने की जगह गोवा चला गया तो वो गोवा खर्च करके घूम कर आया, और ये बिना खर्चे के गोवा घूम लिया इन्होंने, क्योंकि 50,000 का 5,000 तो 45,000 का, भले गोवा नहीं गए लेकिन पैसे तो बच गए ना। सो ये सारी मिस्टेक्स ढूंढी जाती थी। ये हमारा ट्रेडिशन है जो मैं आपको पूरा बता रहा हूँ। हाँ, पहले बुक्स बनाते थे, बट अभी तो अब सब काम कंप्यूटर पर होता है। उसमें तो मिस्टेक्स कम होती होगी, इसलिए शायद जाते हैं। मल्टीप्लाई की मिस्टेक्स नहीं होगी, मल्टीप्लाई की मिस्टेक्स नहीं होगी, लेकिन ह्यूमन एरर हो सकती है ना। अभी जैसे 100 ड्रेसेस दिए, कंप्यूटर पर जो ऑपरेटर बैठा है उसने 100 की जगह 10 टाइप किया, कंप्यूटर क्या करेगा उस मिस्टेक को? कभी ज़िंदगी में नहीं ढूंढ पाएगा। क्यों? क्योंकि कहाँ आई है ये मिस्टेक, कहाँ आई है? ह्यूमन एरर है। वो तो मशीन है, उसे 10 इंटू 500 बोलोगे वो 10 इंटू 500 करेगा, 100 इंटू 500 बोलोगे वो करेगा। लेकिन मिस्टेक किसने की? ऑपरेटर ने। तो वो कैसे चेक होगी? तो जब बिल गया होगा, पार्सल गया होगा, तो पता चलेगा कि पार्सल में तो 100 ड्रेस जाती हैं, ये 10 ड्रेसेस तो हमने बेची नहीं होगी, तो वो तो चेक करना पड़ेगा ना। और अगर अभी कंप्यूटर सब कुछ कर लेता है और ज़रूरत नहीं है, तो वो 5 दिन शॉप पे चले जाकर शॉप का बिजनेस करो ना, धंधा करो ना, फिर शॉप बंद करने की ज़रूरत क्या है? ट्रेडिशन को है ना गलत वे में ले लिया है। ओके, नाउ यूज़ ऑफ वर्ड श्री। हर एक के आगे श्री वर्ड लगाया जाता है। कोई भी काम करेंगे श्री, कोई भी जर्नल एंट्री करेंगे श्री। समझो सैलरी पे की 5,000, तो आप जर्नल एंट्री करोगे सैलरी अकाउंट डेबिट टू, वो लोग लिखेंगे श्री पगार खाते उधार। सैलरी अकाउंट डेबिट तो क्या लिखेंगे? श्री पगार खाते उधार एंड श्री रोकड़ खाते जमा।
रोकड़ा जा रहा है, कैश जा रहा है। सो ऐसी लैंग्वेज यूज़ की जाती थी, ठीक है। हाँ हाँ, क्यों नहीं आएगा? अगर उन्होंने पूरा साल किया है उस लैंग्वेज को और उनका सिस्टम ही है, क्यों नहीं समझ में आएगा? ये बताओ मुझे, क्यों नहीं समझ में आएगा? जैसे हमको अभी जनरल एंट्री हमारी इंग्लिश में आती है। हाँ, समझ में आएगा, बिल्कुल समझ में आएगा। ओके, सो नाउ नेक्स्ट पेज पर आ जाओ। मेथड ऑफ राइटिंग इन फोल्ड्स। ये ना फोल्ड्स किए जाते थे। अब लिखने के लिए फोल्ड को सल बोलते हैं, सड़ बोला जाता है इसे। कभी भी लिखने के लिए ये जो नोटबुक होती है, ऐसे नोटबुक यूज़ नहीं करते थे पहले। तो नोटबुक ऐसी होती थी और उसमें फोल्ड कैसे होते थे, जैसे आज आप लाइनिंग्स बनाते हो ना, वो लाइनिंग्स नहीं बनाते थे। और उनके पेज में ये वाली लाइनिंग्स भी नहीं होती थी, पूरा का पूरा जो प्लेन पेपर होता था। सो वो क्या करेंगे, पहले इस पेपर को डबल करेंगे। तो कितने साइड हो गए इसके? 2। फिर से डबल करेंगे। अब कितने हो गए? अब 4 हो गए। यस, 4 हो गए। और फिर से एक बार डबल करेंगे तो 4 का डबल कितना हो गया? 8। ऐसे पेज करके लिखा जाता था। फिर इसमें लेफ्ट हैंड साइड के जो 4 साइड होते हैं और राइट हैंड साइड के, लेफ्ट हैंड साइड क्रेडिट लिखा जाता था, राइट हैंड साइड डेबिट, उधार लिखा जाता था। एक फोल्ड में अमाउंट आता था, बाकी के 3 फोल्ड पर्टिकुलर के लिए होते थे। यानी लाइनिंग्स का काम ही नहीं था, स्केल यूज़ ही नहीं करते थे वो। सो ऐसे फोल्ड, तो ये देखो फोल्ड दिए हुए हैं आपको पेज नंबर 224 पर मिला। फोल्ड। देन नेक्स्ट टर्म इज होलायो या ओलायो। अब अमाउंट लिखते थे ना, तो अभी तो पैसा इतना चलता नहीं है। आप कोई भी बुक लेने जाओ, 50 रुपीज़, 40 रुपीज़, 45 रुपीज़ ऐसे प्राइसेस होते थे। बट पहले कैसे होते थे? 2 रुपीज़ एंड 25 पैसा। तो इसे लिखेंगे कैसे? तो इसे लिखने के लिए 2, फिर ऐसे जे जैसा ये ओलायो होता था, 225। ये पॉइंट का काम करता था, ये पॉइंट का काम करता था। मैं अपने लिए जब नोटबुक्स लेता था तब 10 रुपीज़ की डज़न मिलती थी। 10 रुपीज़ की डज़न नोटबुक, वो छोटी वाली। और फुल स्केप जो होती थी वो 15 रुपीज़ की डज़न मिलती थी। 15 रुपये में डज़न। सो 15 रुपये में डज़न होंगी तो प्राइजेस पॉइंट में आते थे। सो प्राइजेस पॉइंट में आते थे। कितना होगा एक का? 1.25। तो ये ओलायो में ऐसा लिखा जाएगा 1.25। ठीक है, तो ये ओलायो वर्ड यूज़ होता था। क्लियर है? यस सर। ओके, सो यहाँ तक पहले आप रीड कर लो। पहला इंट्रोडक्शन है ना, वहाँ से लेकर फर्स्ट पेज से लेकर यहाँ तक आप रीड कर लो। कोई भी डाउट है तो वो क्लियर करो, नहीं तो फिर हम आगे कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।